जो दोस्तों थर्सडे 23 जनवरी 2025। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है फ्रंट पेज से शुरुआत करी जाएगी और सारी चीज़ों की बैकग्राउंड डिटेलिंग भी कवर करी जाएगी। मैं शुरुआत करता हूँ इस वाले आर्टिकल से। मार्को रूबियो इनका नाम है, काफी फेमस पर्सनालिटी अब होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये है यूएस के सेक्रेटरी जनरल, तो याद रखिएगा इनका नाम। और भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद जी इनसे पहली बार मीटिंग भी की है। और यही वो पर्सनालिटी है जयशंकर प्रसाद जी जो यूएसए के प्रेसिडेंट के ओथ सेरेमनी में यहाँ पे अटेंड किए थे और मोदी जी का लेटर लेकर के गए थे। तो सबसे पहले इन्होंने किससे मीटिंग रखी? जयशंकर प्रसाद जी से। तो जयशंकर प्रसाद जी से रखने के लिए यही एक कारण रहा होगा, क्योंकि यूएसए जो है इंडिया को नेग्लेक्ट यहाँ पे कर नहीं सकता। इन छोटी छोटी चीजों को यहाँ पे मैं आपके सामने रखा हूं। 13 लोगों की यहाँ पे ट्रेन और पैसेंजर के बीच में कोलिजन हुआ, जिसके कारण यहाँ पे इतने लोगों की मृत्यु हो गई। ये बात आ रही है कर्नाटका एक्सप्रेस जो रन्स ओवर पैसेंजर्स, जहाँ पे आपको मैं बताऊं कि लोगों की ब्रूटल डेथ हुई है। ठीक है। और यहाँ पे कई सारे लोगों को हॉस्पिटल में लेकर के जाया भी जा रहा है। 5 लाख रुपए एक्स ग्रेसिया के रूप में यहाँ पे फैमिली को और डिसीज जो भी मेंबर उनकी मृत्यु हुई है उनको प्रोवाइड करी जाएगी। तो छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इस चीजों को देखी जाएगी। बात कर रहे हैं आपके यूएसए की, तो कई सारे ऐसे एडिटोरियल होंगे जो यूएसए को यहाँ पे कवर करेंगे, उन चीजों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ट्रंप आते ही क्या किए, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे सिटीजन बाय बर्थ इन्होंने कैंसिल कर दिया। उसके बाद ये वार्निंग भी दे रहे हैं वर्ल्ड में सीधे सीधे कि जो टैरिफ है अगेंस्ट यूरोपियन यूनियन और 10% रेट ऑन चाइना, फरवरी से मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। तो यूरोपियन यूनियन को ये ऐसा बात कह रहे हैं कि ये लोग हमको कई सालों से धमकी भी दे रहे हैं, जिसके कारण हम लोग इस पे टैरिफ भी लगाएंगे। 10% चाइना पे लगाने का बात कर रहे हैं। इस प्रकार की चीजें चल रही हैं। तो ट्रंप चार्ज कर रहे हैं अगेंस्ट बीजिंग, जो कि इस प्रकार की चीजें अभी दिखने को मिल रही है। मैक्सिको और कनाडा को भी नहीं छोड़ेंगे। कंट्री को तो ये छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनका एक ही मोटो है और वो मोटे है क्या? अमेरिका फर्स्ट। तो अमेरिका फर्स्ट वाली मोटो लेकर के चल रहे हैं, यानी प्रोटेक्शनिज्म वाली नीति को लेकर के आगे चल रहे हैं। इस प्रोटेक्शनिज्म वाली नीति को अगर आप देखेंगे तो ये हर चीज रिसोर्सेस की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल अगर एनर्जी के सेक्टर में ऑयल की बात करें, नेचुरल गैस की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, इन चीजों की अगर हम बात करें तो ये फोकस कर रहे हैं अपने कंट्री यूएसए को। ठीक है, लोग इनसे खरीदें। और यूक्रेन और रसिया का वार भी जो चल रहा है उसकी वजह से हैम्पर हो रही है रसिया की सप्लाई भी। जर्मनी में जो गैस पाइपलाइन आई थी आपके रशिया से, उसको भी 2 पाइपलाइनें थी जो कनेक्ट करती थी जर्मनी से, उसको भी डिसरप्शंस यहाँ पे हो चुका है, जिसके कारण अभी यूक्रेन और रशिया का वार और लंबा खिंच सकता है। तो उस पर अगर देखेंगे तो ये चीज पाएंगे किसी को फायदा हो रहा है तो वो कंट्री एक ही है, वो है यूएसए। और इनडायरेक्ट रूप में इसका फायदा तो इंडिया को हो ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर अगर रशिया जैसी कंट्री यूरोप में अपनी ऑयल नहीं बेचेगी तो वो इंडिया की तरफ ध्यान दे रही है। अब मुद्दा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है ये समझिएगा। मुद्दा यही हो सकता है यहाँ पे कि इंडिया की तरफ आशा भरी निगाहों से रशिया भी देख रहा है, यूएसए भी देख रहा है। दोनों इंडिया को इस निगाह से तो देख रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको बता दें इंडिया का रोल काफी यहाँ पे न्यूट्रल रहता है। हर जियोपॉलिटिक्स वाली बातों को अगर देखेंगे, इंटरनेशनल मुद्दों पे देखेंगे, उन चीजों पे इंडिया का रोल न्यूट्रल रहता है। इसी के कारण इसको प्रेफरेंसेज आज के समय में मिल रही है। यहाँ पे छोटा सा आर्टिकल है, इसको यहाँ पे देखेंगे कि अगर यूक्रेन के साथ इन्होंने डील नहीं किया, किसकी बात कर रहे हैं? व्लादिमीर पुतिन की हम बात कर रहे हैं, जो आपके रशिया के प्रेसिडेंट हैं। तो यूक्रेन के साथ अगर ये डील नहीं किए तो इनको भी टैरिफ फेस करना पड़ेगा। इसमें कौन सी बात है, ये तो काफी पुरानी चीज है।
चलते हैं सीधे दोस्तों एडिटोरियल पे, जो काफी मटेरियल उसमें आपको प्राप्त होती है। चेंज डायनामिक, जैसा कि अभी सभी लोग जान रहे हैं कि ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। कब से? 28 आप जनवरी से शुरुआत हुई है इनकी शुरुआत के बाद जो नए नए रूल्स रेगुलेशंस इस 48 आवर्स में इन्होंने स्टार्ट करे हैं, जैसे कि अमेरिका फर्स्ट का नारा को आगे लेकर के जाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को यहाँ पे एडिटर इन चीजों पे अपनी बिंदुओं को एक्सप्लेन किए। सबसे पहले जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास होना था यहाँ पे, यूएस की पॉलिसी, एनर्जी, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, ट्रेड एंड ग्लोबल टैक्सेस की बात कर रहे हैं, सिटीजनशिप रूट की, हेल्थ की और बॉर्डर कंट्रोल की, जो इमिग्रेशन हो जाती है। जैसे कि अगर बात करें, ठीक है, तो ये आपका मैक्सिको हो गया, ये यूएसए हो गया, ये कनाडा हो गया। तो इधर से भी और इधर से भी दोनों साइड से यहाँ पे इमिग्रेशन होती है, तो उसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और ट्रेड, सिटीजनशिप, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट, एनर्जी, इन मुद्दों पे भी काफी ज्यादा इनका अलग ओपिनियन रहा है। इंटरनेशनल ओपिनियन इनका डिफरेंट रहता है, तो ये इसमें कोई भी दो राय नहीं है। क्यों रहता है? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इनका नारा ही इसीलिए आता है, वो अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका फर्स्ट प्रोटेक्शनिज्म की एक शुरुआत होती है और एक कदम है ये अमेरिका फर्स्ट वाली चीजों को, यानी जो ग्लोबल एस्पेक्ट है उसको आप एक क्षण के लिए निग्लेक्ट कर रहे हैं और एक कंट्री जो आपकी कंट्री है वही सारी चीजों, यानी पुनः अमेरिका को ग्रेट बनाने की बात करते हैं ये। तो ग्रेट तभी बनेगा जब सब चीज रिसोर्स जो है इसका यूटिलाइज होगा। तो ये फोकस कर रहे हैं अपने ही कंट्री पे। तो इस प्रकार की चीजें चल रही हैं। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, बायलैटरल मीटिंग हुई है इनकी, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग थी, जयशंकर प्रसाद से इनकी मीटिंग हुई है। इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप पे काफी कंसर्न और चाइना का एक्शंस जो साउथ चाइना सी में है और इंडियन ओशियन में है उसको लेकर के भी बातें हुई हैं। क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन पे बातें हुई हैं, स्ट्रेटजिक डिफेंस टाई इस पे बातें हुई हैं। ट्रम्प रूबियो की जो जोड़ी है वो काफी अच्छे से फ्लरिश कर रही है। कैंसिलेशन ऑफ सिटीजनशिप बाय बर्थ, ये भी चीजें निकल के आ रही हैं। ट्रम्प ने इसकी तो अनाउंसमेंट ही कर दी है। इंडिया हालांकि बात करें इन सब चीजों से अभी तक बचा हुआ है, लेकिन कई सारे मुद्दों में यहाँ पे हम लोग उसके चपेट में भी आ रहे हैं। तो ट्रम्प कह रहे हैं कि इस प्रकार की चीजें शुरुआत हो जाएंगी, 100% टैरिफ, ऑल मेंबर ऑफ ब्रिक्स, जो भी इमर्जिंग इकोनॉमी है, लेकिन अभी तक इंडिया इससे बची हुई है। तो ये चीजें आगे और ज्यादा इम्पैक्ट कर सकती हैं किसको? इंडियन एक्सपोर्टर को, जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं कहाँ पे? यूएसए में। बॉर्डर जैसी इमरजेंसी सिचुएशंस भी बता रहे हैं यहाँ पे, इलीगल और अनडॉक्यूमेंट माइग्रेंट्स भी हो रहे हैं, और H1B वीजा होल्डर जो भी स्किल्ड पीपुल हैं वहां पे जाकर के जॉब ले रहे हैं और इस वीजा के तहत अपनी जीविका यापन कर रहे हैं और सिटीजनशिप भी लेने का प्रयास करते हैं। तो ये चीजें क्रिएट कर रही हैं प्रॉब्लम किसको? यूएसए को, जिसके कारण अब इस पे भी बैन लगाने की चीजें शुरुआत हो चुकी हैं। इर्रेगुलर माइग्रेशन एक बड़ा प्रॉब्लम निकल के आ रहा है। यूएस एनर्जी खरीदने की बात करी जा रही है। यूएस एनर्जी का मतलब वही फॉसिल फ्यूल, सीएनजी, हर चीज को जोड़ सकते हैं आप जो एनर्जी क्रिएट करती है। तो इस प्रकार की चीजें निकल के आ रही हैं। मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर के यूएस कमिटमेंट है कैसे सपोर्ट करना, लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे यही बोला गया अभी कि यूएस डब्ल्यूएचओ को हम छोड़ रहे हैं, डब्ल्यूटीओ को भी छोड़ देंगे। यूएन जैसी बॉडी से कोई सरोकार रहेगा कि नहीं रहेगा। नाटो जैसी एलआई पे नोटिस जा चुका है कि सही से कार्य करो नहीं तो तुमको भी छोड़ देंगे, नाटो से कोई मतलब नहीं है। ये स्टेटमेंट अपना देते रहते हैं। तो दिल्ली को तैयार रहना चाहिए, एडिटर यहाँ पे कह रहे हैं कि रेडी रहना चाहिए हर प्रकार के डायनामिक्स जो बदल रहे हैं जियोपॉलिटिक्स लेवल पे, उस चीजों को लेकर के हमें पहले से प्रीपेयर्ड होना चाहिए ताकि कोई भी डैमेज हो उसको अच्छे से हम टैकल कर सके। एक और आर्टिकल है उसको भी देखा जाएगा, क्लाइमेट चेंज जैसी बातें कैसे डील होंगी जब डोनाल्ड ट्रंप क्लाइमेट चेंज जैसी बातों को मानते ही नहीं है। इनका कहना है नेचर अपने आप को ही क्रिएट करती है, अपने आप को डिस्ट्रॉय करती है, ये उसका साइकिल है।
नेचर के अंदर क्लाइमेट चेंज जैसी चीजें कुछ है ही नहीं। तो ये जो है वर्ल्ड को किस प्रकार से देखते हैं, यूएस का क्या रोल होता है क्लाइमेट चेंज में, वो सब भी इशू निकल के आ रही है। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को जो वोट सेरेमनी लेते हैं, तो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में जो होता है उससे विड्रॉ कर जाते हैं क्लाइमेट चेंज वाले एग्रीमेंट से। तो ये चीजें निकल के आ रही हैं और ये पहली बार नहीं हुई है, कई बार ऐसी चीजें हुई हैं। तो यूएस आज के समय में जो इलेक्ट होके आ रहे हैं और काफी एग्रेसिव मूड में लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अग्रेसिव मूड में इन्होंने ओथ भी लिया है और नाजी स्टाइल से पूरा ओथ लिया है इन्होंने, नाजी, ठीक है, टोटलिटेरियन वाले स्टाइल में चलेंगे क्या, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो क्वेश्चन यही यहाँ पे है, यही यहाँ पे पॉइंट्स रेज हो रहा है कि जो यूएस है उसका वर्ल्ड को कैसे ले जाने की प्रक्रिया है, जियोपॉलिटिक्स को कैसे डील करेगा अलग अलग डिफरेंट कंट्री से, ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि इनको प्रिडिक्ट करना काफी कॉम्प्लेक्स है। और कई बार देखा जाए तो ये लोग 2001 में क्योटो प्रोटोकॉल से भी इस प्रकार का चीजें किए हैं, विड्रॉ अपने आप को किए हैं। तो ये ओनली प्रेसिडेंट हैं जो विड्रॉ किए हैं क्लाइमेट एग्रीमेंट से इस प्रकार की चीजें, और 2 बार ये हो चुकी है, एक बार पहले अपने टर्म में 2017 से और पुनः यहाँ पे 2025 में। ये चीजें समझ लीजिएगा आप। यूएस जो है सेकेंड लार्जेस्ट इमीटर है ग्रीन हाउस गैसेस की अगर बात करें तो ग्रीन हाउस गैस अगर इमिट होगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ेगी तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सटिंक्शन आएगा और ह्यूमन का भी एक्सटिंक्शन आ सकता है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि केवल फ्लोरा और फौना ही इनका एक्सटिंक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग भी इस पृथ्वी पे एनिमल ही हैं। ग्लोबल लीडरशिप की बात करी जा रही है, कैसे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज जैसी टर्मिनोलॉजी को ये एड्रेस करेंगे, और वो तो हम सभी लोग जान रहे हैं क्योंकि ये तो मानते ही नहीं है। समझ गए। तो ये जो रोल है इनका वर्ल्ड को लेकर के, कैसे रीअसेस करने की जरूरत है अमेरिका के रोल को, और एड्रेस करने की जरूरत है क्लाइमेट चेंज को। दोनों के अंतर्गत यहाँ पे रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को देखा जाए तो यूएस की जो डोमेस्टिक पॉलिसी है ग्रीन हाउस गैस इमिशन को, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। तो बिजनेस इंटरेस्ट को लेकर के ये फोकस करते हैं, यानी कि एक प्रकार से कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी की बात करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे प्रोडक्शन सप्लाई इस पे फोकस करते हैं, ना कि इन्वायरमेंट पे। तो इस कारण से ये चीजें बढ़ती हुई जा रही हैं। ऑयल और गैस की प्रोडक्शन बढ़ रही है। बिडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में भी वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर, रिकॉर्ड प्रोडक्शन 2023 में हुआ है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गैस हुआ है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस हुई है। यूएस अचीव किया है ओनली 1/3 ऑफ 2030 इमिशन रिडक्शन, कम हो ही नहीं रही है। समझ रहे हैं बात को। तो ये क्या हो रहा है, हम लोग इमिशन करते हुए जा रहे हैं, इमिशन करते हुए जा रहे हैं, और रिडक्शन पे अगर नहीं हुआ तो टेम्परेचर जो 1.5 डिग्री सेल्सियस रखी गई है वो ऑलरेडी एक्सीड कर चुकी है आज के समय में। अगर आप देखेंगे COP30 यहाँ पे ब्राजील में होनी है 2025 में, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं उखड़ेगा अगर यूएस जैसी कंट्री अपना रोल समझेंगी नहीं। समझ गए। तो यही चीजें निकल के आ रही हैं। यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर के चलना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर के चलना पड़ेगा, कोलाबोरेट करके आगे बढ़ना पड़ेगा, और सबकी पार्टनरशिप की जरूरत है। ये नहीं कि अकेले यूएस से ही सब कुछ कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यूएसए की इतनी हम बातें कर रहे हैं तो यूएसए की थोड़ी सी इंडिया से रिलेशन को भी देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने दिया है, लेकिन फिर भी एक जिस्ट के रूप में आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो डायनामिक्स और मल्टीफेस्टेड रिलेशनशिप है इंडिया से अगर देखा जाए तो। डेमोक्रेटिक वैल्यू, इंक्रीजिंग स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, इन सब चीजों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें तो क्वाड है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बनाया गया, और जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब इस प्रकार की कंट्री हैं। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक की बात करते हैं। डिफेंस कोऑपरेशन में यहाँ पे लेमुआ, कमकासा, बेका, समझ रहे हैं, इस प्रकार का एग्रीमेंट हुआ है, जिसके कारण इंडिया का डिफेंस, यूएस का डिफेंस दोनों अच्छे से कोऑपरेट करके चल रहे हैं। कम्युनिकेशन से लेकर के
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक की एग्रीमेंट हम लोगों में हुई है। इकोनॉमिक टाइज में हम लोग अच्छे खासे कोलैबोरेट करके आगे चल रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी हो गई, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, इसमें अच्छा से इन्वेस्टमेंट हो रही है। यूएस की कंपनी भी इन्वेस्ट कर रही है। डिफेंस और सिक्योरिटी में मेजर डिफेंस पार्टनर ऑफ द यूएस से इंडिया आज के समय में। तो युद्ध अभ्यास, मालाबार, ये सब चीजें इनहेंस कर रही हैं कैसे काउंटर करा जाए टेररिज्म और साइबर थ्रेट की अगर हम बात करें तो। वहीं पे अगर टेक्नोलॉजी इनोवेशन की बात करें तो इस पे भी 5G आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी कार्य हो रहा है। कैसे हम इंडियन टेक को प्रोफेशनल तरीके से आगे लेकर के जा सकते हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनके मदद की सहायता से। तो अमेरिका की जो कंपनी है, कल्चरल और पीपल टू पीपल टाइज भी हैं। 2 लाख इंडियन स्टूडेंट अमेरिका में जाकर के अध्ययन रत्न है, जिसके कारण एक प्रकार से कल्चरल टाई अप भी हो जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से समझिएगा जैसे इंडिया से लोग कनाडा जाते हैं, समझ गए, तो वहां पे भी लोग रिसाइड करते हैं, कनाडा में भी रिसाइड करते हैं, यूएसए में भी रिसाइड करते हैं, वर्ल्ड के कोने कोने में इंडियन रिसाइड करते हैं। आज के समय में अगर आप देखेंगे तो रिसाइड ही नहीं करते, कनाडा में जा करके हम लोग पार्लियामेंट में घुसे हुए हैं, वहां पे गवर्नमेंट चला रहे हैं, हम लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं। चैलेंजेस बहुत सारे हैं, जैसे ट्रेड डिस्प्यूट की बात करें तो बहुत सारे टैरिफ भी लगाने में उस पर इश्यू निकल के आ रहा है। आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के भी इश्यू निकल के आ रहा है। बहुत सारे इश्यू है इस फील्ड में, अगर आप देखेंगे तो हर फील्ड को यहाँ पे कंसीडर करेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कौन, मान के चलिए मैंने एक मेडिसिन का निर्माण किया तो इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमको मिलेगी, या फिर कोई मशीन का निर्माण किया, इस प्रकार से ये चीजें निकल के आ रही हैं। ह्यूमन राइट्स और पॉलिसी की बातें निकल के आ रही हैं। यूएस ऑफिशियल कैसे इस चीज को डील कर रही है, जियो पॉलिटिकल अलाइनमेंट, इंडिया नॉन अलाइनमेंट, इन सब चीजों को कैसे डील करेगी रसिया के साथ प्लस यूएसए के साथ, वो इंडिया के लिए चैलेंज है। शेयर्ड ग्लोबल गोल की बात करिए यार, यानी दोनों नेशंस कैसे क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, हेल्थ पे फोकस करेंगे, कोलाबोरेटिव मल्टीलेटरल फोरम पे जैसे कि G20, WHO, यूनाइटेड नेशन, इन फोरम पे हम क्या कुछ कर सकते हैं, उसके लिए सार्थक प्रयास करने की जरूरत है। तो इसीलिए शेयर्ड ग्लोबल गोल्स की बात करी जा रही है। SDG गोल्स जो है उसको भी आप समझ सकते हैं, इसी तरीके से उसको भी हम लेकर के कैसे चल सकते हैं, तभी चलेंगे जब एक पार्टनरशिप और कोलैबोरेटिव अप्रोच होगा। रिसेंट डेवलपमेंट देखा जाए तो आईसेट, ये एक प्रकार से यूएस इंडिया क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, कैसे हम ग्रो करेंगे इस ग्रीन एनर्जी को, और इसको जो कमिटमेंट किए हैं कि फाइट करना है क्लाइमेट चेंज से, इसको हम आगे लेकर के चल सकते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का कैसे अग्रेशन हो रहा है, कैसे इंटरवेंशन हो रहा है, हस्तक्षेप हो रहा है, तो इन मुद्दों पे भी हम लोग और आगे जा चुके हैं, और जिसके कारण इंडिया इसमें स्टेप्स एक कदम आगे बढ़ा रहा है। तो यूएस के सहायता से हम लोग कई सारी चीजों को टैकल कर रहे हैं 21st सेंचुरी में। ग्लोबल पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, इन सब सिग्निफिकेंट चीजों को हम लोग और अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं। तो ये थी पूरी डिटेलिंग, आशा करते हैं जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया। समझ में आया दोस्तों तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और इन प्लेटफॉर्म पे एक रिक्वेस्ट है मेरा, आप जरूर से शेयर कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है। एक और इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे सारी की सारी PDF मैं अपलोड कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो चीजें देखी जाएगी। बात करी जा रही है यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल की, तो पहले देखेंगे क्रिटिकल मिनरल कहते किसको हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूं, क्रिटिकल मिनरल की अलग अलग कंट्री की अलग अलग तरीके से डेफिनेशन भी है। तो जो एक नॉर्मल डेफिनेशन है मिनरल की, तो वो आपको इस स्लाइड में देखने को मिल रही है। ऐसे मिनरल जो बहुत क्रिटिकल हैं, हर जगह उपलब्ध नहीं होते हैं, इजीली एक्सप्लोर नहीं कर सकते, एक्सकेवेट नहीं कर सकते, उन्हें हम क्रिटिकल मिनरल कहते हैं। और क्रिटिकल मिनरल की डेफिनेशन भी कंट्री वाइज अलग अलग होती है। तो यूएसए में अडॉप्ट किया गया है सब्सिक्वेंट लेजिस्लेशन इस चीज को। यूरोपियन यूनियन इन चीजों को लेकर के आया है कि जो सप्लाई रिस्क, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इन चीजों पे ज्यादा फोकस करती है, वो क्रिटिकल मिनरल के रूप में कैटेगराइज करी जाती है। तो ये चीजें याद रखिएगा, और इनकी स्कार्सिटी होती है, जियोपॉलिटिकल
और इश्यू भी होता है ट्रेड पॉलिसी, इन सब चीज़ों पे फोकस करती है, वो क्रिटिकल मिनरल कहलाती है। यानी सीधे सीधे बात आप समझिए, कम मात्रा में उपलब्ध होना, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होना, कहीं रेयर एक्सप्लोर करना, तो इन चीज़ों का, और वो खास करके टेक्नोलॉजी में उसका उपयोग होना। तो इन चीज़ों से यहाँ पे निकल के आती है डेफिनेशन। अब क्रिटिकल मिनरल हैं कितने, लगभग 30 के आसपास क्रिटिकल मिनरल हैं, और ये सारे क्रिटिकल मिनरल में आते हैं जो टेक्नोलॉजी में सीधे सीधे उपयोग होता है, जैसे एंटीमोनी, बेरिलियम, बिस्मुथ, कोबाल्ट, इस प्रकार की चीजें समझ सकते हैं। आते हैं सीधे आर्टिकल पे बिना किसी देरी के। तो चाइना का जो मूव है, कैसे रिकास्ट करेगा इंडिया के क्रिटिकल मिनरल को और आगे लेकर के हमें चलना होगा। तो चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एक्सपेंड करी है अपनी एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट, जैसे कि 28 चीज़ों को यूनाइटेड स्टेट में जो भेजती थी क्रिटिकल मिनरल, वो यहाँ पर बंद कर रही है। जाहिर सी बात है, आप टैरिफ लगाओगे यूएसए पे तो यूएसए भी तो कुछ तो करेगा, तो उसने भी यहाँ पे 28 एंटिटीज चीज़ों को, यानी क्रिटिकल मिनरल से लेकर के 28 एंटिटीज, इसमें कुछ भी हो सकते हैं, उसका एक्सपोर्ट ये लिमिट कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, रोक रहा है। कहाँ पे? यूएसए जाने से। तो ये एक एक्सपोर्ट कंट्रोल पॉलिसी लेकर के आ रहा है। अब देखिए, फिर से ट्रेड वार की शुरुआत हो रही है, ये इंसेप्शन है। दिस इज इंसेप्शन ऑफ द ट्रेड वार बिटवीन चाइना एंड वेस्ट, दैट इज यूएसए आई एम टॉकिंग अबाउट। इन चीजों में चीजें हो रही हैं। सबसे ज्यादा टंगस्टान, गैलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, हैफ्नियम, लिथियम, इन चीजों की उपयोग होगी टेक्नोलॉजी बनाने में, चिप प्रोडक्शंस करने में। तो ये चीजें हैं जो स्ट्रेटजिक हैं। बीजी प्राइमरली फोकस कर रहा है मिनरल को कैसे हम एक्सकवेट करें, और क्रिटिकल मिनरल को कैसे वेस्टर्न नेशंस को भेजना है, कैसे रेस्ट्रिक्शंस करना है, इस पे फोकस करता है। और करना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि आप तो उस पे टैक्सेस चपाए जा रहे हो, समझ गए। इन चीजों पे ये फोकस कर रहे हैं। चाइना की रेयर अर्थ मिनरल भी यहाँ पे अच्छे से, यहाँ पे इनकी मात्रा है। यानी अगर बात करे जाए किसकी, क्रिटिकल मिनरल की, तो यहाँ पे चाइना में अच्छी खासी मात्रा में ये चीजें मौजूद हैं, तो उसकी उपयोगिता है। और ये एक्सपोर्ट करता था, ठीक है, आज के समय में कहेंगे, अब ये रोक रहा है, लिमिट कर रहा है, और जो लोग एक्सपोर्ट करेंगे उस पर हैवी टैक्सेस वो भी दबाएगा। तो ये चीजें हैं। सिचुएशन इंडिया की क्या है, देखिए इंडिया में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हैं जो हो सकते हैं, लेकिन सही प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं है भारत में। दूसरी, इंडिया में क्या क्रिटिकल मिनरल नहीं है, लेकिन उसको एक्सकवेट करना पड़ेगा। तो एक्सकवेशन के लिए ऑक्शन करना पड़ता है। ऑक्शन करने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं, वो चीज़ें लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं, उस जिसके कारण ऑक्शन में ये चीज़ें हो ही नहीं पा रही हैं, फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही है। और जो लोग कर रहे हैं तो वो इतना बियर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कुल मिला के इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं इंडिया के लिए। जैसे कि डोमेस्टिक मिनरल की एक्सप्लोरेशन की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, कैपेसिटी की बात करें, होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग नहीं करते। 2023 में लिथियम की खान मिली थी, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट। ये वही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जय माता दी रहती हैं, वैष्णो माता के मंदिर है। इन चीज़ों पे भी निकली। तो इंडिया की एनर्जी ट्रांजिशंस वाली चीज़ें हैं, पावर है, इंडिया की कैपेसिटी है, उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग खड़ा कर सकते हैं। लेकिन कोई कंपनी अपना इंटरेस्ट ही नहीं दिखाए तो हम लोग क्या करेंगे? केवल बिडिंग करके, एक्शन करके वैसे ही रह जाएंगे और कोई फ्रूटफुल चीजें नहीं होगी। ये भारत का दुर्भाग्य है, समझ गए? क्योंकि टेक्नोलॉजी सही प्रकार से भारत में डेवलप नहीं हुआ है और हम लोग सीधे ऑक्शन करने चले गए हैं। तो ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है। सब चीजें इंटरलिंक होती है और गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है, इंसेंटिव मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा, किसको? प्राइवेट सेक्टर को। तब तो ये चीजें निकल के आती हैं। यहाँ पे लैक ऑफ मार्केट भी है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस आइडेंटिफाई किया है 30 क्रिटिकल मिनरल, जो कि पहले ही बताया। इस प्रकार की चीजें चल रही हैं, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा है। वो यही कि पहले तो टेक्नोलॉजी नहीं है, दूसरा इंसेंटिव नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है, पॉलिसी की फेलियर है। ये सब चीजें निकल के आ रही हैं। रिफॉर्म्स और रिजल्ट्स की बात करें तो ये एक्सप्लोरिंग लाइसेंस भी बनना शुरू हो गए हैं, इसकी शुरुआत हो गई है 2023 में। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे लैगिंग कर रहे हैं। फॉरेन कंपनी का अलग यहाँ पे उनकी क्वालिटी है, अपनी कंट्री की कंपनी की अलग यहाँ पे पावर है, क्वालिटी है, अचीवमेंट है। इंडिया के रिसोर्स की बात करें तो क्लासिफाइड है कई सारी चीजों में। लेयरिंग की बात करें, जैसे एक्सप्लोर होती है 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, तभी तो मालूम चलता है कौन सा क्रिटिकल मिनरल है।
फिस्कल इंसेंटिव देना पड़ेगा, जैसा कि पहले ही बताया, गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक सेक्टर को पुस्ट अप करने के लिए इस फील्ड में अच्छे कार्य करने पड़ेंगे, अच्छी पॉलिसीज लानी पड़ेगी, इंसेंटिव देना पड़ेगा, इनकरेज करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे सपोर्ट करनी पड़ेगी उनको इकोनॉमिकली और फिजिकली, दोनों तरीके से, तभी ये चीजें संभव होंगी। तो आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई हैं। प्यारा आर्टिकल था, क्रिटिकल मटेरियल को लेकर के कैसे चाइना डील कर रहा है, यूएसए की आवश्यकता कैसे है, और इंडिया इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है, इंडिया की क्या आज के समय में कैपेसिटी है, कैसे एक्सप्लोर करना है, मार्केट को कैसे इमर्ज आउट करना है। तो ये थी पूरी डिटेलिंग दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, छोटा सा आर्टिकल है क्रॉस पैथी। ये क्रॉस पैथी का क्या मतलब है, सबसे पहले इसका मतलब समझेंगे, फिर आर्टिकल को समझेंगे। बात करी जा रही है यहाँ पे होम्योपैथी की। होम्योपैथी से हम एलोपैथी पे जब शिफ्ट कर जाते हैं, होम्योपैथी की पढ़ाई करते हैं और एलोपैथी पे हम शिफ्ट हो जा रहे हैं, यानी अंग्रेजी वाला मेडिसिन। ठीक है, यहाँ पे होम्योपैथी तो सब लोग जानते ही होंगे, बताने की जरूरत नहीं है, हिनमैन की ये आविष्कार है। तो ये इन चीजों से जब शिफ्ट करते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्रॉस पैथी। तो क्या गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है ऐसी चीजों को, यही आर्टिकल आया है। बात अब चलेगी आपकी महाराष्ट्र के फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, जहां पे 2017 में इस प्रकार की चीजें हुई हैं, और यहाँ पे सीधे सीधे चैलेंज किया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से। 2017 में महाराष्ट्र मेडिकल एजुकेशन ड्रग डिपार्टमेंट इशू किया नोटिफिकेशन कि अलाउ करिए होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर को प्रैक्टिस करने के लिए मॉडर्न मेडिसिन। तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी जो लगी है मॉडर्न मेडिसिन, जो एलोपैथी को रिजेंबल करती है। 2017 की ये कहानी है। क्यों ऐसा हुआ होगा सोचिएगा। डॉक्टर की कमियां पूरे वर्ल्ड में है, और भारत में तो है ही, इंडिया में तो है ही। बेड्स की भी कमी है, डॉक्टर्स की भी कमी है, नर्सेस की भी कमी है, हर चीज की भारत में कमी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी चीजें लेकर के आती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे प्रमोट करना चाहती है आयुष मेडिसिन, कई सालों से फोकस भी कर रही है। तो ये एक प्रकार से पुश था गवर्नमेंट के द्वारा, कैसे इंटीग्रेटिव और इंटीग्रेटेड मेडिसिन को हम लोग जोड़ सकते हैं और लेकर के आगे चल सकते हैं। तो इसमें रैशनल क्या है, क्या बौद्धिक चीजें हैं। तो शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर, जैसा कि पहले बताया, पर्टिकुलरली रूरल एरिया में आयुष केयर बनेगा, तो ये कहीं ना कहीं जो गैप है उसको फुलफिल करेगा। यही एक थी चीजें जो यहाँ पर चीजें महाराष्ट्र में चल रही हैं। अब मेरा प्रश्न आपसे यहाँ पे बड़ा सा ये है, क्या ये क्रॉस पैथी भारत में रूरल एरिया में भी अलाउ करना चाहिए? क्या उनकी लाइफ की वैल्यू अर्बन लोगों से कम है? ये मेरा बड़ा प्रश्न। तो अपने आप में ही ये प्रश्न इतना बड़ा खड़ा हो जाता है, जहां पे एथिकल और मोरल क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। चाइना जान ही रहे हैं हर चीज में, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, इन तीनों के तीनों फील्ड में अपना अलग योगदान देता है। तो चाइना ने नया फ्रीगेट लॉन्च किया, इसका नाम है 054B फ्रीगेट, ठीक है, जिसे लूहो बोला जाता है। तो ये कमीशन किया गया कहाँ, क्यूगाडाओ में। तो ये न्यू जनरेशन फ्रीगेट है जो यूएस के विरुद्ध में यहाँ पे लाया गया है। तो देख सकते हैं कितनी बड़ी ये शिप है। नेक्स्ट जो छोटा सा आर्टिकल है वो है बांग्लादेश का कोर्ट रिहा कर दिया है किसको, खलीदा जिया। ये पहले भी 9th PM ऑफ बांग्लादेश रह चुकी हैं। इनको सबोटेज के मामले में, हरासमेंट, इस प्रकार की चीजों के मामले में अरेस्ट करा गया था, 10 साल की सजा भी हुई थी। ये BNP बांग्लादेश नेशनल पार्टी, इसकी चेयरमैन है जो खलीदा जिया। खलीदा जिया अब निकल के आई हैं, तो ये बांग्लादेश की PM बन सकती है। आने वाले समय में देखा जाएगा कि ये क्या कर रही हैं। कश्मीर जो है वो पाकिस्तान और कश्मीर, इस मामले में अगर देखा जाए, पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम अपना सपोर्ट दिखाएंगे, बढ़ाएंगे, आगे और लेकर के जाएंगे जो पीपल ऑफ कश्मीर है उनके लिए। तो ये PM है कौन, शहबाज शरीफ। इनका चेहरा तो सबको याद है, रिसेंटली कहाँ पे है, बीजिंग ये पहुंचे हुए। इस प्रकार की चीजें चल रही हैं। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इसकी अगर बात करें, ठीक है, इसकी बात करें, इन्हीं एरिया की हम बात करें, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, तो इनकी बात कर रहे हैं कि हम अपना सपोर्ट एक्सटेंड करेंगे। तो ये चीजें अब चलेंगी, कितना हो भी कर लो, यहाँ पे
ये लोग ऐसे ही रहेंगे, जिनकी चीजें हैं उसको शांति से जीने तक नहीं देते हैं, अगर देखा जाए सही मायने में। तो जियो पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है। यहाँ पे अगर ब्रॉड वे में आप कंसीडर करेंगे पाकिस्तान के इश्यू को, ठीक है, तो वो इसीलिए मार्केट में सस्टेन है। मार्केट का मतलब क्या, ग्लोबली इसीलिए सस्टेन करता है। क्यों? क्योंकि वो एंटी इंडिया है। और जिस दिन वो एंटी इंडिया नहीं रहा ना, उसका ग्लोबल डिमांड ही, आज के समय में वो एंटी इंडिया खत्म करे, उसको चाइना भी छोड़ देगा। जो चाइना सपोर्ट कर रहा है ना, वो भी छोड़ देगा। तो ये चीजें हैं दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स में इस प्रकार की चीजें चलती हैं। और जियो पॉलिटिक्स का बहुत ज्यादा उपयोग और दुरुपयोग दोनों ब्रॉड लेवल पे चलता है। तो ये चीजें एक्सप्लेन करनी थी। आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई है, जो भी मैंने यहाँ पे अभी एक्सप्लेन किया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तो वहां पे जरूर से शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।